बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की 24th एपिसोड के साथ मैं जफर नकवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान में प्रोमलगेट होने वाले तीन कॉन्स्टिट्यूशन यानी 1956, 1962 और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर करेंगे। हमारा ये कंपैरिजन तीन हिस्सों पे मुश्तमिल होगा, जिसमें सबसे पहले हम इन तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस की जनरल प्रोविजंस को कंपेयर करेंगे। उसके बाद हम इन तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस की कॉमनैलिटीज को डिस्कस करेंगे और सबसे आखिर में हम इन तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस की इस्लामिक प्रोविजंस का कंपैरिजन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जनरल प्रोविजन से, जिसमें हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इन तीनों रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशंस को अप्रूव किसने किया, पास किसने किया, या रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडीज कौन सी थी। तो जहां तक पहले कॉन्स्टिट्यूशन की बात है 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इसको पाकिस्तान की सेकंड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जिसके इलेक्शंस 28 ऑफ मई 1955 को हुए, उस असेंबली ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को पास किया। हम गुज़श्ता वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को उस वक्त के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद ने 24 ऑफ अक्टूबर 1954 को डिसॉल्व कर दिया था। उसके बाद फेडरल कोर्ट, जिसको आज की सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं, उसके एक फैसले के नतीजे में ये दूसरी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इलेक्ट हुई और इसने पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन पास किया। अगर हम दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन यानी 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन किसी असेंबली ने पास नहीं किया था। ये कॉन्स्टिट्यूशन फर्द वाहिद का दिया हुआ आइन था, जिसे उस वक्त के सदर फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान साहब ने अप्रूव किया। बेसिकली 14 ऑफ फैब 1960 को जनरल अयूब खान साहब ने एक रिफरेंडम करवा के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था। इस रेफरेंडम में बीडी मेंबर्स ने, जिन्होंने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था, उन्होंने वोट दिए थे। तो उस रेफरेंडम में दिए हुए मैंडेट को एक्सरसाइज करके जनरल अयूब खान साहब ने ये दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव किया। अगर हम करंट कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें यानी 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन 7 ऑफ दिसंबर 1970 को, जो पाकिस्तान की तारीख में पहले जनरल इलेक्शन या आम इंतखाबात हुए थे, उसके नतीजे में जो नेशनल असेंबली इलेक्ट हुई, जो कि इनफैक्ट पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी थी, उसने पाकिस्तान के इस करंट कॉन्स्टिट्यूशन को पास किया। अगर हम डेट ऑफ पैसेज की बात करें कि असेंबली ने किस डेट को ये कॉन्स्टिट्यूशन पास किए, तो जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन है वो असेंबली ने 29 ऑफ फैब 1956 को पास किया। दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन को किसी असेंबली ने नहीं, बल्कि जनरल अयूब खान साहब ने 1 मार्च 1962 को अप्रूव किया। जबकि करंट कॉन्स्टिट्यूशन को 10 अप्रैल 1973 को उस वक्त की नेशनल असेंबली ने पास किया। अब ये किस डेट से नाफिजुल अमल हुए, यानी डेट ऑफ प्रोमलगेशन क्या थी। तो जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन है ये 23 मार्च 1956 को प्रोमलगेट हुआ, नाफिजुल अमल हुआ। जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन है ये 8 जून 1962 को प्रोमलगेट हुआ, जबकि करंट कॉन्स्टिट्यूशन 14 अगस्त 1973 को प्रोमलगेट हुआ। अगर हम करेंसी की बात करें कि कितना अरसा ये तीनों दसातीर, ये तीनों कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स रहे, नाफिजुल अमल रहे, तो जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन 23 मार्च 1956 को प्रोमलगेट हुआ था, इसको 7 अक्टूबर 1958 को उस वक्त के सदर मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा ने मार्शल लॉ लगा के एब्रोगेट कर दिया। तो इसका दौरानिया तकरीबन 2.5 साल है। जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन है 8 जून 1962 को प्रोमलगेट हुआ, इसको कमांडर इन चीफ जनरल याया खान ने 25 मार्च 1969 को मार्शल लॉ लगा के एब्रोगेट कर दिया। जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज स्टिल इन फोर्स, ये अभी तक नाफिजुल अमल है, लेकिन ये 3 दफा सस्पेंड हो चुका है। पहली दफा 5 जुलाई 1977 को जनरल जियाउल साहब ने इसे सस्पेंड किया। दूसरी दफा जनरल परवेज मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर 1999 को इस कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड किया, और तीसरी दफा मुशर्रफ साहब ने ही इस कॉन्स्टिट्यूशन को 3 नवंबर 2007 को सस्पेंड किया। अगर हम तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस के स्ट्रक्चर की बात करें, तो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रीएम्बल, 234 आर्टिकल्स और 6 स्केड्यूल्स पे मुश्तमिल था। अगर 62 के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो ये एक प्रीएम्बल, 250 आर्टिकल्स और 3 स्केड्यूल्स पे मुश्तमिल था। अगर 73 के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो ये एक प्रीएम्बल, 280 आर्टिकल्स और 6 स्केड्यूल्स पे मुश्तमिल था।
जब ओरिजिनली प्रोमलगेट हुआ, लेकिन अभी इसमें 5 स्केड्यूल्स हैं और एक एनेक्स्चर भी ऐड हो चुका है। अगर हम गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर की बात करें तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस के अंडर, कि यूनिटरी सिस्टम था या फेडरल सिस्टम था, तो पाकिस्तान के तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस में फेडरल सिस्टम प्रोवाइड किया गया। लेकिन 62 के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहते हैं कि ये नाम की हद तक तो फेडरल था, यानी नॉमेनक्लेचर की हद तक, लेकिन अपनी रूह के मुताबिक, अपने स्पिरिट के मुताबिक ये एक यूनिटरी या वहदानी तर्ज हुकूमत वाला आइन था। वो कैसे? बुनियादी तौर पे उस वक्त पाकिस्तान के दो प्रोविंसेस थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। इनके जो एग्जेक्टिव हेड थे वो गवर्नर्स थे। तो उन गवर्नर्स को जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था, एंड दे कुड होल्ड देयर ऑफिसेज, यानी गवर्नर, टिल प्लेयर ऑफ द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट जब चाहता उन्हें रिमूव कर सकता था। तो क्योंकि एग्जेक्टिव हेड जो थे वो सेंटर के कंट्रोल में थे, इसलिए फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस ये जो 62 कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन था। अगर हम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो 56 और 73 कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, लेकिन 62 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एक प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन था। अगर हम चैम्बर्स ऑफ फेडरल लेजिस्लेचर की बात करें, वफाकी मुकन्नना या वफाकी जो कानून साज इदारा है, उसके कितने चैम्बर थे, कितने हाउसेस थे, तो 56 और 62 के कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिकैमरल पार्लियामेंट थी, यक ईवानी मुकन्नना थी, एक ही हाउस था नेशनल असेंबली। जबकि करंट कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्लियामेंट है ये बाय कैमरल है, इसमें दो हाउस हैं, एक लोअर हाउस है जिसका नाम नेशनल असेंबली है और एक अपर हाउस है जिसका नाम सेनेट है। अगर सेंटर और प्रोविंसेस में पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 56 के कॉन्स्टिट्यूशन में तीन लिस्ट थी। उस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 106 के तहत एक फेडरल लिस्ट थी, जो कि उसमें जो सब्जेक्ट थे वो एक्सक्लूसिवली सेंटर की डोमेन में थे, सेंटर के दायरे इख्तियार में थे। एक कंकरेंट लिस्ट या मुतवाजी लिस्ट थी, जिसमें दिए गए सब्जेक्ट्स पे सेंटर और प्रोविंसेस दोनों लेजिस्लेट कर सकते थे, लॉ मेकिंग कर सकते थे। और एक प्रोविंशियल लिस्ट थी जिसके सब्जेक्ट एक्सक्लूसिवली प्रोविंसेस के पास थे। 62 के कॉन्स्टिट्यूशन में एक ही लिस्ट थी, अ, उस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 131 के तहत, और ये स्केड्यूल 3 में थी कॉन्स्टिट्यूशन के। इसमें जितने भी सब्जेक्ट थे स्केड्यूल 3 में वो एक्सक्लूसिवली सेंटर के पास थे, और रिमेनिंग या रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स जो थे वो प्रोविंसेस के पास थे। अगर हम करंट कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जब ये सॉरी ओरिजिनली प्रोमलगेट हुआ तो इसमें दो लिस्ट थी, एक फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट थी और एक कंकरेंट लिस्ट थी। फिर 18th अमेंडमेंट जो है 19 अप्रैल 2010 को पास हुई, उसके नतीजे में कंकरेंट लिस्ट जो है उसको ओमिट कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। तो अभी करंट कॉन्स्टिट्यूशन के स्केड्यूल 4 में एक ही लिस्ट है जिसका नाम फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है। जो सब्जेक्ट फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में है वो सेंटर के पास है, फेडरेशन के पास है, और जो रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स हैं, रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं, वो जनाब प्रोविंसेस के पास है। फ्रेंचाइज फॉर लेजिस्लेचर, यानी जो असम्बलियां हैं उनके लिए जो वोट का तरीकाकार क्या था, तो 1956 कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज का इलेक्शन डायरेक्ट होता था, और तमाम बालिग शहरियों को हक के राय दही था, वोट देने का हक था। तमाम तमाम जो एडल्ट जो सिटीजन्स हैं, इसको यूनिवर्सल सफरेज कहते हैं। अगर 62 के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो 62 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन था, जो जनरल पब्लिक है उसे हक के राय दही या वोट देने का इख्तियार नहीं था, बल्कि नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स को जो जनरल अयूब खान साहब ने लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था अंडर बेसिक डेमोक्रेसी ऑर्डर 1959, तो वो जो बीडी मेंबर्स थे वो नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करते थे। अगर हम करंट कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसमें लेजिस्लेचर के दो हाउसेज हैं, एक नेशनल असेंबली है, एक सेनेट है। तो नेशनल असेंबली में अभी एज ऑफ नाउ 266 सीट्स हैं, जनरल सीट्स जिनको कहते हैं। इन पे यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के तहत डायरेक्ट इलेक्शन होता है। पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल नंबर 51 के तहत तमाम बालिग शहरी जिनकी उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा है वो इन इलेक्शंस में वोट दे सकते हैं, और ये 266 सीट्स ऐसी हैं जिन पे डायरेक्ट इलेक्शन होता है। उसके अलावा नेशनल असेंबली में 60 सीट्स ऐसी हैं जो वेमेन के लिए रिजर्व्ड हैं, और 10 सीट्स ऐसी हैं जो कि हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के लिए, नॉन मुस्लिम्स के लिए रिजर्व्ड है। इन सीट्स पे यानी 70 होगी टोटल, इन पे जो इलेक्शन होता है वो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन के तरीकाकार के तहत होता है। वो क्या है? ये जनरल सीट जो 266 है,
इनमें कोई पार्टी जितना परसेंटेज जो है वो विन करती है सीट्स की, उसी परसेंटेज के प्रोपोर्शनेट उसे रिजर्व सीट्स में जो है वो सीटें मिल जाती हैं। फर्ज करें अगर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो 133 सीट्स लेती है 266 में, तो वो 50% बन जाता है। वैसे तो वेमेन सीट्स जो हैं वो प्रोविंसेस वाइज डिवाइड है, लेकिन हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो ऑल ओवर द पाकिस्तान जो है वो 60 सीट्स हैं और उसमें प्रोविंसेस की जो है वाइज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो अगर एक पार्टी 50% सीट्स विन कर रही है जनरल सीट्स में, तो उसे रिजर्व सीट्स में, यानी टोटल 70 सीट्स हैं, तो उसमें से 35 सीट्स उस पार्टी को मिल जाएंगी। अगर हम सेनेट की बात करें तो सेनेट की 92 सीट्स जो है वो चारों प्रोविंसेस की हैं, 23 ईच प्रोविंस। तो वो जो 92 सीट्स प्रोविंशियल सीट्स हैं, उनके लिए इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो प्रोविंशियल असेंबलीज है, यानी सेनेटर्स को प्रोविंशियल असेंबली के जो मेंबर्स हैं एमपीएस वोट देते हैं। 4 सीटें जो हैं वो इस्लामाबाद की हैं, फेडरल कैपिटल टेरिटरी की। उनके लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो नेशनल असेंबली है, यानी सेनेट के इस्लामाबाद से इलेक्ट होने वाले 4 मेंबर्स को नेशनल असेंबली के मेंबर्स इलेक्ट करते हैं। उसके बाद हेड ऑफ द गवर्नमेंट कैसे इलेक्ट होता है? 56 कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल असेंबली इलेक्ट करती थी। करंट कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 91 के तहत हेड ऑफ द गवर्नमेंट यानी प्राइम मिनिस्टर को नेशनल असेंबली इलेक्ट करती है। लेकिन 62 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट था, क्योंकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम था, तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी प्रेसिडेंट था, तो उसको बीडी मेंबर्स इलेक्ट करते थे, जिनका अभी थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया। जो आप उनको काउंसलर्स कह लें, जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था अयूब खान साहब ने। तो ये 80,000 बीडी मेंबर्स थे पूरे पाकिस्तान में, 40,000 ईस्ट पाकिस्तान से, 40,000 वेस्ट पाकिस्तान से। तो ये प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज थे। एक दफा इस साइन के तहत प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए 2 जनवरी 1965 को, जिसमें एक तरफ जनरल अयूब खान साहब थे और दूसरी तरफ मैडम फातिमा जना थी। तो उन इलेक्शंस में इन 80,000 जो बीडी मेंबर्स थे उन्होंने वोट किया था। उसके बाद मिनिमम एज थी जो प्रेसिडेंट की तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस में, तो 56 कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के लिए उस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 के तहत मिनिमम एज 40 इयर्स थी, यानी 40 ईयर्स से कम उम्र कोई शख्स प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं लड़ सकता था। 62 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो मिनिमम एज है उस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 10 के तहत 35 ईयर्स थी, यानी 5 साल कम हो गई। लेकिन करंट कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 41 के तहत जो मिनिमम एज है प्रेसिडेंट की वो 45 ईयर्स है। अच्छा, जजेस को अगर हम रिमूव करने के तरीकाकार की बात करें, तो जो 56 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे उनको नेशनल असेंबली 2/3 मेजोरिटी के साथ इम्पीच कर सकती थी, मुआवजा कर सकती थी। उसके लिए ग्राउंड जो था वो मिसबिहेवियर था या इन्फॉर्मिटी थी, यानी अगर कोई जज जो है वो किसी मिसबिहेवियर का मुर्तकिब हो तो नेशनल असेंबली जो है उसे 2/3 अक्सरियत के साथ इम्पीच कर सकती थी, उसका मुआवजा कर सकती थी। और इस तरीकाकार के तहत जो है फिर वो अगर 2/3 अक्सरियत नेशनल असेंबली की उसकी रिमूवल की फेवर में वोट देती जज की, तो फिर वो जज साहब जो है वो अपने ऑफिस से रिमूव हो जाते। जबकि जो हाई कोर्ट के जजेस थे उनको सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिमूव कर सकती थी, और ये प्रोविजन जो हैं 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 151 और 169 में दी गई थी। अगर हम 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसमें जजेस की अकाउंटेबिलिटी के लिए एक नया इंस्टीट्यूशन जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसका नाम सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है। उस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 128 के तहत जो है इस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को इंट्रोड्यूस करवाया गया, और फिर करंट कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 209 में उसी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को जो है वो इंटैक्ट रखा गया। तो अभी जजेस की रिमूवल का जो फोरम है, प्रॉपर फोरम, अगर कोई जज मिसकंडक्ट का मुर्तकिब हो तो ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो करंट आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 209 के तहत फंक्शन करती है वो रिमूव कर सकती है। और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कंपोजिशन कुछ इस तरह से है कि इसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हेड करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जज इसके मेंबर होते हैं, और उसके अलावा पाकिस्तान की जो 5 हाई कोर्ट्स हैं उनके 2 सीनियर तरीन जो चीफ जस्टिस हैं 2 हाई कोर्ट्स के, वो इसके मेंबर होते हैं। अगर हम जजेस की मिनिमम एज की बात करें हाई कोर्ट के, तो 56 और 62 के कॉन्स्टिट्यूशन में जजेस की हाई कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट के लिए कोई मिनिमम एज प्रेस्क्राइब नहीं थी। लेकिन करंट कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली
जज बनने के लिए आर्टिकल 193 है कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिकली, उसमें जो जज बनने के लिए मिनिमम एज है वो 40 इयर्स है, लेकिन बाद में फिर 18th अमेंडमेंट में इसको इंक्रीज करके 45 इयर्स कर दिया गया। तो अभी करंट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 193 के तहत अ, कोई शख्स जो है जब तक 45 इयर्स का ना हो तो वो किसी भी हाई कोर्ट का जज नहीं बन सकता। अगर हम ये देखें कि जो फेडरल लेजिस्लेचर है उसकी सीट्स कैसे डिवाइड हुई प्रोविंसेस में, तो 56 और 62 कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान के दो ही प्रोविंसेस थे और उन दोनों के दरमियान जो नेशनल असेंबली की सीट्स थी वो इक्वली डिवाइडेड थी। ये हम पिछली जो एपिसोड्स हैं उनमें डिस्कस भी कर चुके हैं। जबकि जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें नेशनल असेंबली की सीट्स जो हैं वो पॉपुलेशन बेस पे डिवाइड की गई हैं प्रोविंसेस में। जिस प्रोविंस की जितनी पॉपुलेशन होती है नेशनल असेंबली में उस प्रोविंस को उतनी सीट्स मिल जाती हैं। जबकि सेनेट में जो है वो इक्वालिटी प्रिंसिपल फॉलो होता है, चारों प्रोविंसेस की इक्वल सीट्स हैं। आबादी में सबसे बड़ा प्रोविंस पंजाब, उसकी भी 23 सीट्स हैं और सबसे छोटा प्रोविंस बलूचिस्तान पॉपुलेशन वाइज उसकी भी 23 सीट्स हैं। इन दोनों कॉन्स्टिट्यूशन तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान के प्रोविंसेस कितने कितने थे, तो 56 कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान के दो प्रोविंसेस थे, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। 62 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी पाकिस्तान के दो ही प्रोविंसेस थे, जबकि 73 कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस हैं। नेशनल लैंग्वेज क्या थी? 56 और 62 कॉन्स्टिट्यूशन में उर्दू और बंगाली दोनों को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया था, जबकि करंट कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 251 के तहत देयर इज ओनली वन नेशनल लैंग्वेज एंड दैट इज उर्दू। उर्दू जो है वो पाकिस्तान की कौमी जुबान है। उसके बाद काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है ये करंट कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आर्टिकल 153 के तहत कॉन्स्टिट्यूट की गई मुश्तरका मफादात काउंसिल। इसको भी हम पिछली एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं। 62 कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी किसी काउंसिल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। 56 के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 130 के तहत एक इंटर प्रोविंशियल काउंसिल की बात हुई थी, जिसका मैंडेट भी कोई ज्यादा क्लियर नहीं था, तो लेकिन ये कभी कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई। जिस इंटर प्रोविंशियल काउंसिल का 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 130 में, उस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 130 में जिक्र किया गया। तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट मैं रिपीट कर दूं कि वो जो है वो करंट कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एस्टेब्लिश हुई है, उससे पहले नहीं थी। उसके बाद इस कॉन्स्टिट्यूशन की एक और खास बात यह है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 6 के तहत हाई ट्रीजन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया कि अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन को कोई एब्रोगेट करेगा, सबवर्ट करेगा, तो इट विल अमाउंट टू हाई ट्रीजन। हम गुज़श्ता वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब ये करंट कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स ने इस बात को डिस्कस किया कि जो दो प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन थे 56 और 62, ये एक लिमिटेड पीरियड के बाद एब्रोगेट हो गए। तो अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी वही होना है तो फिर इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का आखिर मकसद ही क्या है? तो फिर इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें आर्टिकल 6 ऐड किया गया और फिर हमारी पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया, हाई ट्रीजन पनिशमेंट एक्ट 1973, जिसके तहत हाई ट्रीजन की सजाए मौत या उम्र कैद है। तो हाई ट्रीजन का कॉन्सेप्ट जो है वो प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशंस में नहीं था। उसके बाद अगर हम कॉमन प्रोविजंस की बात करें तो तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स थे, बुनियादी हुकूक। 62 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स थे वो जस्टिशिएबल नहीं थे, कोर्ट्स को उनको इन्फोर्स करने का इख्तियार ओरिजिनली नहीं था, लेकिन फर्स्ट अमेंडमेंट में कोर्ट्स को ये पावर दे दी गई कि वो इन राइट्स को जो है वो इन्फोर्स करवा सकते हैं। राइट्स तकरीबन कम में बेशतर सेम थे, लेकिन करंट कॉन्स्टिट्यूशन में 18th अमेंडमेंट में 3 आर्टिकल ऐड हुए। राइट टू फेयर ट्रायल आर्टिकल 10 ए, राइट टू इंफॉर्मेशन आर्टिकल 19 ए और राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 25 ए। तो ये जो राइट्स हैं ये प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशंस में नहीं थे। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी से मोर और लेस सेम थे तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस में। इस्लामिक प्रोविजन, जिनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो भी सेम थी। इमरजेंसी प्रोविजंस करंट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 232 से लेके 237 तक इमरजेंसी प्रोविजंस हैं। अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस जो है वो जो फेडरेशन है वो प्रोविंशियल जो ऑपरेटर्स है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उसको टेक ओवर कर सकती है, जिसको आम लफ्ज़ों में हम गवर्नर रूल कहते हैं। तो ये प्रोविजन, गवर्नर रूल की इमरजेंसी प्रोविजन, ये भी तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस में मौजूद थी। उसके बाद नेशनल फाइनेंस कमीशन भी तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस में था।
जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 160 के तहत काम करता है, और बेसिकली इसका जो डोमेन है या इसका मैंडेट है वो सेंटर और प्रोविंसेस में रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन को करना, रिकमेंड करना है। इसी तरह नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल करंट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 156 के तहत काम करती है, जिसका मकसद जो है वो मुल्क को इकोनॉमिक विजन देना है। तो ये भी तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद थी। पब्लिक सर्विस कमीशन करंट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 242 के तहत पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसकी प्रोविजन मौजूद है, ये भी प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद थी। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का ओहदा जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशंस में भी था, लेकिन इसका नाम थोड़ा सा मुख्तलिफ था। 56 और 62 कॉन्स्टिट्यूशन में इसका नाम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान था, जबकि करंट कॉन्स्टिट्यूशन में इसका नाम ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है। इलेक्शन कमीशन का ऑफिस जो है ये 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस करवाया गया, क्योंकि उससे पहले जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए 1951 में पंजाब और एनडब्ल्यूएफपी में हुए, 1953 में सिंध में हुए, 1954 में ईस्ट बंगाल में हुए, इन इलेक्शंस में बहुत हैवी रिगिंग हुई, जिसके नतीजे में फिर रिगिंग के एलिगेशंस थे। तो फिर 56 में एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाया गया इलेक्शंस करवाने के लिए, जिसका नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रखा गया। तो ये 56 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और बाकी जो सब्सिक्वेंट कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी इस इंस्टीट्यूशन को इंटैक्ट रखा गया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की जो प्रोविजन है वो भी जो है वो तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद थी। और जो कश्मीर से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, जैसे करंट कॉन्स्टिट्यूशन में कश्मीर से रिलेटेड ये कहा गया है कि इसका अल्टीमेट स्टेटस जो है वो यूएन रेजोल्यूशंस के तहत प्लेबिसाइट के थ्रू डिटरमिन होगा। तो ये प्रोविजन जो है प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशंस में भी मौजूद थी। तो ये तो थी हमारे इन तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस की कॉमन प्रोविजंस। उसके बाद हम बात करते हैं इस्लामिक प्रोविजंस की, कि हमारे तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में इस्लामिक प्रोविजंस कौन सी थी। इसका कुछ फॉर्मेट ऐसे होगा कि हम करंट कॉन्स्टिट्यूशन में जो इस्लामिक प्रोविजन है उसको डिस्कस करेंगे, और फिर हम ये देखेंगे कि ये प्रोविजन जो है ये प्रीवियस जो कॉन्स्टिट्यूशन है 56 और 62 का उसमें मौजूद थी या नहीं थी। तो पहली जो इस्लामिक प्रोविजन है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, जो कि करंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में शामिल है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमारी पहली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने 12 मार्च 1949 को अडॉप्ट की, जिसको हम उर्दू में करारदाद मकासद कहते हैं, जिसमें बुनियादी तौर पे ये कहा गया था कि जब पाकिस्तान का फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो वो किन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होगा। इसमें बुनियादी तौर पे ये कहा गया था कि अगर हम ब्रॉडर टर्म्स में बात करें कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो इस्लामिक और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होगा। तो करंट कॉन्स्टिट्यूशन जो का प्रीएम्बल भी ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन पे मुश्तमिल है, और जो प्रीवियस टू कॉन्स्टिट्यूशन थे उनका प्रीएम्बल भी ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन पे मुश्तमिल था। रियासत का नाम जो है करंट कॉन्स्टिट्यूशन की दूसरी प्रोविजन वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान के करंट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 के तहत। और प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन में भी स्टेट का ऑफिशियल नेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान था। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 62 कॉन्स्टिट्यूशन जब ओरिजिनली प्रोमलगेट हुआ तो वर्ड इस्लामिक ऐड नहीं था, बाद में अमेंडमेंट में वर्ड इस्लामिक ऐड कर दिया गया। उसके बाद इस कॉन्स्टिट्यूशन की एक खास बात यह है कि इसमें आर्टिकल 2 में इस्लाम को स्टेट का ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर किया गया, इस्लाम बीइंग ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द स्टेट। तो ये करंट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। जो प्रीवियस टू कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें इस्लाम को स्टेट का ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर नहीं किया गया था। अच्छा, फिर 1985 में जब कॉन्स्टिट्यूशन में 8th अमेंडमेंट हुई, तो इस करंट कॉन्स्टिट्यूशन में ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन जो पहले प्रीएम्बल में शामिल थी उसे कॉन्स्टिट्यूशन का सब्सटेंटिव पार्ट या बुनियादी जुज़ बना दिया गया, जबकि प्रीवियस टू कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं था। उसके बाद करंट कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 31 जो है वो इस्लामिक वे ऑफ लाइफ को प्रमोट करने की बात करता है। प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये प्रोविजन मौजूद थी। फिर करंट कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 38 इंटू एफ रिबा के खात्मे, सूद के खात्मे की बात करता है। प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये प्रोविजन मौजूद थी। फिर करंट कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 40 जो है वो मुस्लिम दुनिया से दोस्ताना मरासिम की बात करता है, फ्रेंडली रिलेशन विद द मुस्लिम वर्ल्ड। और जो प्रीवियस टू कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनमें भी ये प्रोविजन मौजूद थी। अच्छा, फिर करंट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 41 के तहत मुसलमान ही पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बन सकता है, कोई गैर मुस्लिम पाकिस्तान का सदर बनने का अहल नहीं है, और प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशंस में भी ये प्रोविजन मौजूद थी। अच्छा, फिर करंट कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में 1985 में जब 8th अमेंडमेंट हुई तो सेनेट में उलेमा के लिए सीट्स रिजर्व की गई। तो ये प्रोविजन जो है करंट कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 59 में, जबकि प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन में तो सेनेट था ही नहीं। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया इसी वीडियो में कि प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन में जो पाकिस्तान की फेडरल लेजिस्लेचर थी, वफाकी मुकन्नना थी, वो या केवानी थी, यूनिकामरल थी।
उसके बाद पाकिस्तान के करंट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 62 में लिखा हुआ है कि जो लेजिस्लेचर के मेंबर बनना चाहते हैं, नेशनल असेंबली के, प्रोविंशियल असेंबलीज के, सेनेट के, तो उनके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें एक शर्त ये भी है कि जो नेशनल मेंबर्स हैं लेजिस्लेचर के, उनको इस्लामी तालीमात का यानी इस्लामिक टीचिंग का नॉलेज होना चाहिए और वो इस्लामी तालीमात पे अमल पैरा भी हो। ये वाली प्रोविजन बुनियादी तौर पे ज़िया उल हक साहब के दौर में ऐड हुई, उससे पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी और प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये प्रोविजन नहीं थी। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर टू बी मुस्लिम। करंट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 91 के तहत वही शख्स पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है जो मुसलमान हो। गैर मुस्लिम शख्स पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। अगर हम प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो 1962 कॉन्स्टिट्यूशन में तो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस ही नहीं था, प्रेसिडेंशियल सिस्टम था। लेकिन 56 के कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस तो था, लेकिन उसके लिए मुसलमान होना जरूरी नहीं था। कोई गैर मुस्लिम भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनने का अहल था अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956। तो आईने पाकिस्तान के तहत ये दो ओहदे हैं, एक प्रेसिडेंट का और एक प्राइम मिनिस्टर का, जिन पे कोई नॉन मुस्लिम अपॉइंट नहीं हो सकता, इलेक्ट नहीं हो सकता। उसके अलावा किसी भी ऑफिस को जो है वो एक नॉन मुस्लिम होल्ड कर सकता है। उसके बाद फेडरल शरीयत कोर्ट, ये भी ज़िया उल हक साहब के दौर में ऐड हुई, आर्टिकल 203 ए टू जे। वफाकी शरई अदालत जिसके पास ये इख्तियार है कि अगर इसकी नज़र में कोई भी पाकिस्तान का लॉ इस्लाम से रिपग्नेंट हो, इस्लाम के अगेंस्ट हो, तो ये जो कोर्ट है उस लॉ को स्ट्राइक डाउन कर सकती है। प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं थी। उसके बाद करंट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 227 में एक प्रोविशन है, एक बार है कि पाकिस्तान में कोई भी लॉ जो है वो इस्लाम के अगेंस्ट, शरिया के अगेंस्ट नहीं बनाया जा सकता। और ये वाला बार, ये वाली रिस्ट्रिक्शन जो है कि पाकिस्तान में कोई भी कानून इस्लाम के अगेंस्ट नहीं हो सकता, ये पाकिस्तान के दो प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशंस में भी मौजूद थी। उसके बाद काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, इस्लामी नजरियाती काउंसिल, करंट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 228 के तहत काम करती है। ये बेसिकली एडवाइजरी बॉडी है जिसका काम स्टेट को एडवाइस टेंडर करना है कि स्टेट अपने करंट सिस्टम को कैसे इस्लामिक इंजंक्शंस के मुताबिक कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकती है, यानी मुल्क को जो है वो कैसे इस्लामी निज़ाम दिया जा सकता है। ये करंट कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है। प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये इदारा मौजूद था, लेकिन इसका नाम मुख्तलिफ था। 56 कॉन्स्टिट्यूशन में इसका नाम इस्लामिक कमीशन था और 62 के कॉन्स्टिट्यूशन में इसका नाम इस्लामिक एडवाइजरी काउंसिल था। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में जब सेकेंड अमेंडमेंट हुई, दूसरी तरमीम हुई 1974 में, भुट्टो साहब के दौर में, तो आर्टिकल 263 ए में वर्ड मुस्लिम डिफाइन कर दिया गया, जिसमें बुनियादी तौर पे ये कहा गया कि मुसलमान वो है जो तौहीद पे ईमान रखता है, वन ऐसा अल्लाह पे, और फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड पे जिसका ईमान है, अनक्वालिफाइड बिलीफ है जिसका, गैर मुतज़लज़ल ईमान है। तो ये जो डेफिनेशन है, ये जो अमेंडमेंट है, इसके तहत जो अहमदी हैं उनको गैर मुस्लिम करार दे दिया गया। प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन नहीं थी। और जो लास्ट प्रोविजन, इस्लामिक प्रोविजन जिसको हम कह सकते हैं, वो भी ज़िया उल हक साहब के दौर में ऐड हुई, उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। उसमें ये है कि जब भी आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्ड करते हैं, अज्यूम करते हैं, किसी भी आइनी ओहदा आप संभालते हैं, जैसे सदर है, वजीर आजम है, मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर फॉर स्टेट हैं, आपके चेयरमैन सेनेट है, डिप्टी चेयरमैन सेनेट वगैरह, तो आपको एक ओथ लेना पड़ता है, हल्फ लेना पड़ता है। और उस हल्फ की इबारत में ये भी ऐड कर दिया गया कि आई विल प्रिजर्व इस्लामिक आइडियोलॉजी। जब आप ओथ लेते हैं तो आप ये भी प्लेज करते हैं, कमिट करते हैं कि जी मैं इस्लामी नजरिए की हिफाजत करूंगा। तो ये करंट कॉन्स्टिट्यूशन में है और प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशंस में ये वाली शिक जो है ये मौजूद नहीं थी। तो ये था ब्रॉडर कंपैरिजन हमारे तीनों दसातीर का, तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस का। आज के लिए इतना ही। आने वाली जो एपिसोड्स हैं उसमें हम इस कॉन्स्टिट्यूशन में होने वाली अमेंडमेंट्स और जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं उनको डिस्कस करेंगे। अभी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।